तो गाइज़, अब मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथ की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। एक्चुअली में हम कुछ भी काम करते हैं ना, उसको हम मैथ से ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अब छुट्टी मनाने जाऊंगा, तो आप उसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतने टाइम में ये काम करूंगा, 10 बजे तक ये करूंगा, फिर मेरे पास पैसे इतने हैं, इतने पैसे बचेंगे, तो मेरे पास इतने पैसे बचेंगे तो मैं वहाँ जाके ये होटल ले सकता हूँ, यहाँ पे ये खेल सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो एक्चुअली में हर चीज़ मैथ से जुड़ी हुई है हमारी लाइफ में एंड इन द होल यूनिवर्स। हर चीज़ को मैथ के बेस पे आप जज कर सकते हो। मैथ से किसी भी चीज़ को मैथ से ही जज करा जाता है। लड़की को, लड़के को, बच्चों को, हर चीज़ में आप अपनी मैथ लगाते हो कि ये जो है चॉकलेट 5 रुपए की है, तो इसमें 5 रुपए के हिसाब से इस चॉकलेट के अंदर हमें उतनी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो उतना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ को आप मैथ से कैलकुलेट करते हो। तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि जो मैथमेटिकल्स फार्मूलाज होते हैं, तो उनका हमारा रियल लाइफ में सचमुच में इफ़ेक्ट होता है। एक्चुअली में सारी चीज़ें मैथ पर ही बेस्ड हैं। अब जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो हर चीज़ कैलकुलेट करके ही सीमेंट को और सरिया लोहा कहाँ पे ब्रिज बनना है, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, किस हिसाब से बनाया जाएगा, कितनी सीमेंट पड़ेगी, कितना लोड झेल सकते हैं, कितने टाइम तक ये टिक जाएगा, हर चीज़ को मैथ से ही कैलकुलेट करते हैं वो। इवन फिज़िक्स जो होती है वो थ्योरेटिकल है विदाउट मैथ्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैथ से ही कैलकुलेट कर जाती है। फ़िज़िक्स जो भी लॉजिक होता है वो एक्चुअली में एट द एंड मैथ पे ही आकर रुकता है। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में क्या वो है, रियल लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी आप मैथ में पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि डाइस है हमारे पास, तो डाइस में हमारे 6 वो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कोई एक बंदा डाल रहा है तो हम उससे प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे 1 आ रहा है तो 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 ही आएगा, कितनी बार वो डालेगा तो 1 ही आ जाएगा। हमें ये नहीं पता, इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो कितनी चांसेस में 1 आ जाएगा, बट ये पता है कि 1 आएगा ज़रूर। अगर वो डालता रहेगा तो वो 1 आएगा ज़रूर। बट हम देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है, सही बात है, बट स्टिल इन द माइंड वी नो इसमें 1 है तो 1 ज़रूर आएगा। अब जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी का कोई पासवर्ड है, 3 डिजिट का पासवर्ड है। अब जो 3 डिजिट का पासवर्ड होता है उसमें 0 to 9 ही होते हैं सारे नंबर। तो अगर हमें पासवर्ड नहीं पता 3 डिजिट का, तो हम उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। पहली पोजीशन पे 0 to 9 तक हम ट्राई करेंगे, फिर दूसरी पोजीशन पे 0 to 9 तक ट्राई करेंगे, फिर तीसरी पोजीशन पे 0 to 9 तक ट्राई करेंगे। फिर उसमें भी क्या हो सकता है कि सेम डिजिट होंगी या डिफरेंट डिजिट होंगी। तो इसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है और इसके टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हो सकती हैं जो हम एक्चुअल पासवर्ड पता लगा लें। आप एक डिजिट फिक्स करके 2 डिजिट चेंज कर सकते हो हर बार, 2 डिजिट फिक्स करके तीसरी डिजिट चेंज कर सकते हो, या तीनों डिजिट सेम हो सकती हैं। इस तरीके से कर करके आपको 100% उसका पासवर्ड पता चल जाएगा ऐसा करने से। तो मैथ से हर चीज़ कैलकुलेट करी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पासवर्ड पता लगा लिए, बट हर कोई ऐसे ट्राई करता है और ये एक्चुअल एप्लीकेशन है मैथ की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम ऐसा करते हैं। और इसी तरीके से जो आपका एक्चुअल जो मोबाइल नंबर होता है, वो मोबाइल नंबर भी पर मैथ की वजह से ही 10 अंक का होता है इंडिया में, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली है। तो जो 10 नंबर होंगे, किसी का नंबर भी इंडिया में सेम ना हो, इसलिए जो 10 नंबर हैं उसके कितने प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 10 नंबर यूनिक होने के, कितने हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो इसका आउटकम आएगा 10 फैक्टोरियल पहली पोजीशन पे,
दूसरे पे 9 फैक्टोरियल, तीसरे पे 8 फैक्टोरियल, ऐसे करके 1 फैक्टोरियल तक का इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो है लगभग वही 150 करोड़ वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इतने यूनिक नंबर बना सकते हैं। अगर 10 डिजिट का नंबर रखेंगे तो हम 150 करोड़ लोगों के लिए यूनिक नंबर बना देंगे। तो ये इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 150 करोड़ से और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा जाएगी तो हम जो है 11 डिजिट कर देंगे उसको, तो हमारे जो है बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स नंबर्स हमारे पास ज़्यादा यूनिक हो जाएंगे उसके बाद। तो हर चीज़ में मैथ का यूज़ होता है। इवन जो आप टीवी देखते हो उसमें चिप से चलता है, वो सेमीकंडक्टर लगे होते हैं उसमें, तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सारे चीज़ें लगाई जाती हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के करंट होते हैं, एक होता है आपका AC करंट, एक होता है DC करंट। तो जो DC करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट जो आपकी नॉर्मल बैटरीज होती हैं मोबाइल में और रिमोट की बैटरीज होती हैं वो जो है DC करंट पे चलती हैं, जो कि स्ट्रेट होता है। और AC करंट जो होता है, जो हमारा बाहर घर के बाहर जो वायर्स होते हैं उसमें जो बहरा होता है वो होता है AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी ये जो होता है एक वेव पे चलता है, साइन वेव, प्लस और माइनस होती रहती है, हर मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में ही बदलता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही ट्रैवल करता है ये AC करंट। उसके बाद पहले क्या होता है, करंट कहाँ से बनता है? पहले तो हमारा करंट बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अब सोलर पैनल से करंट बनता है, और टरबाइन से करंट बनता है, विंड टरबाइन हो गई उससे करंट बनेगा, आपकी वाटर में टरबाइन है उससे करंट बनता है, जो बांध लगे होते हैं। उसके बाद वो वायर्स वहाँ से चलते आपके घर तक आते हैं। फिर आपके घर में या गली में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस करंट के वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है वो, अगर आपको डायरेक्ट घर में आ जाएगा तो आपके कोई अप्लायंसेस चल नहीं पाएंगे उससे, तो उस करंट को वो कम कर देता है। ठीक है, वोल्टेज को कम कर देता है ट्रांसफार्मर। उसके बाद वो अंदर आता है आपके MCVs में आता है, MCVs से आपके घर के जितने इक्विपमेंट्स हैं उसमें जाता है। तो DC के इक्विपमेंट्स हैं उसमें जो आपका जैसे मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर सारे छोटे छोटे लगे होते हैं, जैसे कि आपका मॉसफेट लगा होता है और ट्रांसफार्मर लगा होता है और AC to DC कन्वर्टर लगा होता है। ये सारी चीज़ें में लगी होती हैं कि हमें कितना करंट मोबाइल को चाहिए, उतना करंट ही मिलेगा DC करंट में कन्वर्ट होने के बाद। तो हर चीज़ में मैथ का यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आपको मैथ आती है तो कुछ तो कर ही सकते हो आप लाइफ में, क्योंकि मैथ इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग टू नो फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जो जैसे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है उसकी हमारी लाइफ में एप्लीकेशन क्या होती हैं उसके बारे में बात करूँगा। जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में हम इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं किसी भी चीज़ का। एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ एनी काइंड ऑफ पैटर्न, जो सर्किल नहीं है या रेक्टेंगल नहीं है या फिर कोई भी वो है, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया मीन्स कितना बड़ा है वो पूरा एरिया या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा पार्ट लेते हैं x और dx, जिसकी जो ब्रेथ होती है वो x रख देते हैं, dx हम उसकी लेंथ रख देते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लगा के कि यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, उतनी लिमिट लगाती है। इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमारा एक्यूरेट एरिया निकल के आता है। तो इंटीग्रेशन की ये एप्लीकेशन होती है। आपको किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप जानते हो जैसे कि रेक्टेंगल का या स्क्वायर का या फिर सर्किल का एरिया आप जानते हो। अब आपने ये सोचा कि उसका एरिया निकला कैसे है, उसका एरिया पता कैसे चला एग्जैक्ट, तो वो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं एरिया। और डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है तोड़ना टुकड़ों में चीज़ को, मीन्स छोटा करना। इंटीग्रेट करते हैं जोड़ के बड़ा, डिफरेंशिएट करते हैं तोड़ के छोटा, छोटे छोटे पीसेस। तो एक पीस कितने बड़ा होगा उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। वहीं पे हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है। बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज़ होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि a+b, एक ब्रैकेट में a+b, और आपने सुना होगा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। तो अब ऐसे करके जो जैसे कि हमारे स्पेसशिप मीन्स
रॉकेट उड़ता है, या जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो कैसे करी जाएंगी। तो a प्लस बी का a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर अंदर रख के, तो a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी ब्रैकेट का 3 बार यूनिक ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी क्यूब बन जाएगा। मान लो a प्लस बी की पावर 100 है, तो आप कैसे पता लगाओगे? उसे तो मल्टीप्लाई करते करते ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने बाइनोमियल थ्योरम का इन्वेंशन करा था। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला होता है समथिंग लाइक NCR PR QN-R, इस तरीके से होता है। तो उस फॉर्मूले से आप जो है डायरेक्ट लगा के डायरेक्ट आपको a प्लस बी में कितनी पावर हो, 100 हो 1000 हो, एक बार में निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअली में फॉर्मूलाज का यूज़ जो होता है वो हमारा टाइम बचाने के लिए किया जाता है, ताकि कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएँ। इसलिए फार्मूलाज निकाले जाते हैं। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करा जाता है। दैट्स इट। अब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप कॉपी पेन लेके पहुंच जाओ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इससे सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। पहले हमें समझना होता है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास टूल्स क्या है। ये जो फार्मूलाज होते हैं ये हमारे टूल्स होते हैं, तो हम इसमें कौन सा टूल लगाएंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो एक्चुअली में ये चीज़ होती है। अब मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो मोटर होता है आपका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। जो बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं एक्चुअली में मोटर्स होते हैं। जो विंड टर्बाइन होती है उसमें ही मोटर लगा होता है। तो किस तरीके से वो हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाता है, कैसे होता है प्रोड्यूस, उसमें जो है एक तो कॉपर वायर लगा होता है, और जो उसके अंदर जो उसकी एजेस होती हैं उसमें लगी होती है मैग्नेट। तो जब कॉपर वायर घुमाते हैं हम, तो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लगा हुआ है कॉपर वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जारी होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जो हमें दिखती नहीं है। जब हम घुमाते हैं उसको, मोटर को, जैसे कि पानी से घूम रहा है, डैम में लगा है तो पानी से घूम रहा है, हवा में लगा है तो हवा से घूम रहा है। जब वो घूमता है तो जो बीच में जो वायर कॉपर वायर होता है जो कि आउटपुट से कनेक्टेड होता है, उसके अंदर उस वायर में जो वायर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। जब आप घुमाओगे ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब होंगी, जिससे जो वायर होगा उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। तो मोटर की जो वो होती है वो यही होती है, जो कि आपका, और इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो फैराडेज लॉ से निकाली जाती हैं, जो कैलकुलेशन करी जाती है। तो एक्चुअली में सब कुछ जो बेस होता है वो मैथमेटिक्स पर होता है, और जो रियल लाइफ की थिंग्स होती हैं वो मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम उनको कैलकुलेट करते हैं कि उनकी क्वांटिटी क्या निकल के आएगी एक्यूरेटली। एक्चुअली में सब कुछ एक्यूरेट नहीं निकल के आता है, अप्रॉक्सीमेटली ही निकल के आती हैं चीज़ें हमेशा। 100% कुछ भी करेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ होती है लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दो चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ होगी या नहीं होगी। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना ट्राई करते रहो तो वो चीज़ हो जाती है एक्चुअली में, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो अपनी एनर्जी डाल रहे हो, जो कुछ काम कर रहे हो, वो ज़रूर हमें रिटर्न मिलता है उस चीज़ का। ये मत सोचना कभी कि हमने पढ़ाई करी, इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत करी, कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया अभी तक। पर एक्चुअली में क्या होता है, कुछ भी चीज़ आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में जा रही है, उसको आप समझ रहे हो, वो आपके दिमाग में घुस रही है। मान लो आपके समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आपने दोबारा पढ़ी, समझ में आई, आपको लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल नहीं कुछ हासिल हुआ है, उससे कुछ नहीं पता चला, बट एक्चुअली में आपको उस चीज़ की नॉलेज हो गई है। फ्यूचर में कभी कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, आप कुछ करोगे तो आपको वो काम ही आएगी इन दी एंड। तो कभी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कम्प्लीटली वेस्ट नहीं जाती है, चाहे कुछ भी हो, हम कहीं पर भी हों। कोई कुछ भी कहते, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमने तो कुछ किया नहीं लाइफ में, और एक्चुअली में कुछ नहीं होता। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिटर्न निकलता ही है।
हाँ, अगर तुम कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, तो उससे तो हमें कुछ भी गेन नहीं होता है उसके बाद। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हो एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क एक टाइम पे उसने बहुत सारी कंपनीज़ खोली थी। एक टाइम पे वो अमीर नहीं था इतना, जो बिलियनियर की लिस्ट है उसमें वो लगभग 29th नंबर पे था, और एकदम से जब उसकी चीज़ें काम करने लग गई सारी, तो वो फर्स्ट नंबर पे है। और दैट ऑल्सो अब वो 1 ट्रिलियन की उसकी नेटवर्थ होने वाली है लगभग। तो आप समझ ही गए कि मतलब चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर वर्क करती हैं अगर आप लगे रहो तो। सो दैट्स इट। और खाली टाइम में वैसे भी दिमाग ख़राब होता है, कुछ काम करोगे तो टाइम का सही यूज़ हो जाएगा आपका, और माइंड भी चीज़ों में लगा रहेगा, आप उससे कुछ सीखोगे। कुछ भी काम करोगे तो कुछ सीखता ही है इंसान उसके बाद। अब आप सोचोगे मेरे पास कुछ काम नहीं है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वरी करोगे। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ करना चालू करो, कि कुछ करने से कुछ ज़रूर हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।